हेलो हेलो एवरीवन। फिज़िक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग ग्रेजुएशन का जो टॉपिक है ये कर रहे हैं, जिसका नाम है ट्रांजिशन टू क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। और जिस पेपर के अंदर हम ये कर रहे हैं उसका नाम है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, जो कि बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है। और इसमें हम लोग एकदम एंड पर चल रहे हैं। तो इस टॉपिक यानी इस चैप्टर में हमने लेक्चर नंबर 9 जो किया है उसका नाम है रिव्यू ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। क्या नाम है उसका? रिव्यू ऑफ बोल्ट्जमैन मैक्सवेल स्टैटिस्टिक्स। और लेक्चर नंबर हमने जो 10 किया है उसका नाम है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। और जो हमने लेक्चर नंबर स्टैटिस्टिक्स और जो हमने लेक्चर नंबर 11 किया उसका नाम है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। और मैं डिस्क्रिप्शन में इन तीनों लेक्चर का लिंक दे दूंगा, क्योंकि अब हम इनको यहाँ पर इस लेक्चर में हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि फिर लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। पर्टिकुलर ये सब एक एक घंटे का लेक्चर है। बस मैं इन लेक्चर से मिलने वाले रिजल्ट की बात करूँगा। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस लेक्चर में इन सब टॉपिक को। तो अगर मैं लेक्चर नंबर 9 यानी रिव्यू ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ तो ये कहता है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में जो मेन इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो कुछ मैं लिखकर दिखा देता हूँ कि कितना आता है। तो वो फार्मूला है NI इज इक्वल टू GI/e⁴ प्लस बीटा EI। यही फार्मूला आया था बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में यही फार्मूला आया था। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम करेक्ट करने की कोशिश करें तो अपने अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करें तो GI/NI इज इक्वल टू e⁴ प्लस बीटा और EI, और GI/NI इज इक्वल टू e⁴ और बीटा EI। इसे भी कोई एक इक्वेशन मान लो आप, इसे कोई एक इक्वेशन ही मान लो, जो कि क्या है ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट का कुछ ये फॉर्म है। ठीक है, अगर मैं यहीं पर बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो रिजल्ट की केवल मैं बात कर रहा हूं बेटे, क्योंकि हमने बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में ये सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर रखी हैं। तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसका जो रिजल्ट आया था वो आया था NI और GI और e⁴ प्लस बीटा EI-1 आया था। यही रिजल्ट आया था। ये किसका रिजल्ट आया था? बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट आया था। इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं और GI को वहीं रखते हैं, NI को इसके अपान में ले आते हैं और e⁴ प्लस बीटा और EI और -1। इस -1 को इधर भेज दो आप, तो e⁴ प्लस बीटा और EI, और ये हो जाएगा GI/NI और +1 मिलेगा आपको। ठीक है, यही मिलने वाला है आपको। ठीक है, अब आप इधर देखो ज़रा, GI और NI और +1 लिख सकते हैं और e⁴ प्लस बीटा और EI, इसे भी कोई एक इक्वेशन ही मान लो, जो कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट का कुछ ये नया फॉर्म हमने लिख रखा है। ठीक है, और अभी तक बोस आइंस्टाइन हो गया। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स पर चलते हैं। तो ये सब लेक्चर हमने कर रखा है। तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स और उसमें जो रिजल्ट आया था वो NI इज इक्वल टू GI और e⁴ प्लस बीटा और EI+1 आया था।
ये रिजल्ट आया था जिसको हमने फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स बोला था। जी आई को एज इट इज़ रखो, एन आई को यहाँ पर रखो और ई टू दी पावर अल्फ़ा प्लस बीटा और ई आई और प्लस 1 यहाँ पर कर लिया, और ई टू दी पावर अल्फ़ा प्लस बीटा और ई आई को एज इट इज़ रखो और जी आई अपान एन आई, और इधर ले आओगे +1 को तो -1 हो जाएगा। और अब जी आई अपान एन आई -1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर अल्फ़ा प्लस बीटा और ई आई, और इसे भी कोई एक इक्वेशन मान ही लो बेटा। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 देखा। अब अगर आप कह रहे हो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड में कि हम अगर ये देखें कि जी आई अपान एन आई की वैल्यू बहुत बड़ी हो, या मैं ऐसे कह दूँ कि इट इज़ टू बी नोटेड दैट इफ जी आई अपान एन आई इज वेरी लार्ज, ये वैल्यू बहुत बड़ी ये वैल्यू हो, किसके कंपैरिजन में बड़ी हो, लेकिन इन कंपैरिजन टू यूनिटी, एक की तुलना में, यूनिटी की तुलना में, इस वन की तुलना में जी आई अपान एन आई की वैल्यू बहुत बड़ी हो। क्या हो, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो। तो अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि इक्वेशन नंबर 3 का राइट हैंड साइड, इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड, सबका राइट हैंड साइड सेम है। और जब सबका राइट हैंड साइड सेम है तो फिर आप बता दो कि सबका राइट हैंड साइड सेम है, तो इनको एक दूसरे से ऐसे लिख नहीं पाएंगे, हर एक इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम नहीं होगा। और आपने ये कह दिया कि इनका जी आई अपान एन आई की वैल्यू बहुत बड़ी है और एक की तुलना में बहुत बड़ी है, ये वैल्यू बहुत ही बड़ी है एक की तुलना में। तो इस वैल्यू में एक चाहे जुड़ जाए और इस वैल्यू में चाहे एक घट जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप ज़रा गौर करें कि ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर हमारा किसका है, ये वाला फैक्टर बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का है। और ये वाला फैक्टर किसका है, ये वाला फैक्टर फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का है। और आप कह रहे हैं कि जी आई अपान एन आई बहुत बड़ी है एक की तुलना में, एक के कंपैरेटिवली जी आई अपान एन आई बहुत बड़ी है। तो अब इस एक को इग्नोर करके ज़रा देखिए कि ये हमारा क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है, ये हमारा बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है। अब आप ज़रा देखिए कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के तरीके बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स आ गया कि नहीं, क्योंकि ये वैल्यू एक की तुलना में बहुत बड़ी है तो इस वैल्यू में एक चाहे जोड़ो चाहे घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो वही वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी, देखो इसकी वैल्यू वही ठीक आएगी जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की आ रही है। और मैंने फिर आपको बताया कि अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी है तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में ये वैल्यू अगर बहुत बड़ी है तो चाहे ये 1 घटाओ चाहे ये जोड़ो, आप माइनस या प्लस कुछ भी करते हो तो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इफ़ दिस वैल्यू इज़ वेरी लार्ज then Bose-Einstein statistics and Fermi-Dirac statistics is like that मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का जो रिजल्ट आता है ठीक वही रिजल्ट बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स का आ जाता है इफ़ जी आई अपान एन आई इज़ वेरी लार्ज। और ये वेरी लार्ज होगा तो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट एकदम बिल्कुल कैसे आ जाएगा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के तरीके आ जाएगा। तो इसके लिए भी हम कंडीशन जानते हैं कि वो कंडीशन क्या है, क्योंकि वो कंडीशन क्या है
कि GI/NI की वैल्यू बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो ये बात हम मेंशन भी कर लेते हैं कि फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ GI/NI, Bose-Einstein and Fermi-Dirac statistics distribution अप्रोच किसको अप्रोच करेंगे? द मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैटिस्टिक्स, और हमने आपको यही बताया कि इफ़ दिस वैल्यू इज वेरी लार्ज देन मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसा कि फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स या बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि GI/NI वेरी लार्ज देन फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स एंड बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स लाइक एज मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। हमने जो आपको समझाया वही लिखा है कि फॉर द लार्ज वैल्यू ऑफ GI/NI बोस-आइंस्टाइन एंड फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स लाइक एज द मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। अब अगर आप इतना जान गए हैं तो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन इसमें ले लो आप कि आप और क्या ऐड ऑन कर सकते हो। अगर कहूँ कि दिस इज़ द केस फॉर द नॉर्मल एग्जिस्टेंस ऑफ द गैस, अगर कहूँ कि दिस इज द केस फॉर, ऐसे लिखो आप, केस फॉर नॉर्मल एग्जिस्टेंस ऑफ गैसेस। हम गैसेस के एग्जिस्टेंस, नॉर्मल एग्जिस्टेंस के लिए अगर हम कहें कि यह केस है, नॉर्मल एग्जिस्टेंस के लिए अगर यह केस है तो कब होगा यह केस? तो ये होगा व्हेन टेम्परेचर इज नॉट टू लो, ये वाला टू रहेगा मतलब बहुत लो, ठीक है, टू लो एंड प्रेशर इज नॉट टू हाई, एंड प्रेशर इज नॉट टू हाई। कह रहा है कि अगर यह केस नॉर्मल गैसेस के एग्जिस्टेंस के लिए है तो ये तब है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। तो यही चीज़ें अगर होती हैं नेचर में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर हम कर रहे हैं कि हेंस द क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स इज़ द कैपेबल टू द डिस्क्राइब देयर बिहेवियर। अगर मैं कहूँ कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स कैपेबल है इस बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए, तो फिर हमें कुछ और भी यहाँ पर देख लेना चाहिए। तो इस बात को लिखकर हम लोग समझ भी लेते हैं क्या होगा। तो हमने आपको जो बताया उसी के आगे, हेंस द क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स इज़ द कैपेबल ऑफ द डिस्क्राइबिंग देयर बिहेवियर क्वाइट एडेक्वेटली। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है उनकी बिहेवियर को पर्याप्त रूप से यानी कि एनफ फॉर्म में एसेंशियल रूप से डिस्क्राइब करने में सक्षम है, ये डिस्क्राइब करने में सक्षम है। और ओनली अंडर द सर्टन एक्सट्रीम कंडीशन, केवल कुछ ऐसा ही एक्सट्रीम कंडीशन है जिसके तहत क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स फेल होता है। और अगर मैं उनके एग्जाम्पल की बात करूं तो कहाँ पर स्टैटिस्टिकल कंडीशन फेल होता है, जैसे हम कहें कि रेडिएशन। देखिए द एग्जाम्पल ऑफ दीज केसेस आर द रेडिएशन, लिक्विड हीलियम और रेडिएशन इसमें फेल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन गैस, जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन गैस होता है उसको एक्सप्लेन करने में फेल होता है। और ऐसे सभी मामले वहीं पर फेल होता है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, ऐसे सभी मामले जहाँ पर इन ऑल सच केसेस इट इज़ द इसेंशियल, कि मतलब ऐसे सभी मामले या केसेस जिसमें संबंधित कुछ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को उपयोग करना होता है, केवल वहीं फेल होता है मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अदरवाइज मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन हर एक जगह पर बढ़िया से
काम करता है। और आपने देखा ही कि ये जो बोल्ट्ज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है, सबका रिजल्ट बिल्कुल ठीक वही होता है जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, GI NI का जो रेशियो है ये 1 से बहुत बड़ा होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया, फिर से मैं बता दूं कि GI और NI की वैल्यू अगर बहुत बड़ी हो तो GI NI का जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स से रिजल्ट मिलता है, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स से रिजल्ट मिलता है, वो बिल्कुल वही रिजल्ट होता है जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। कह रहा है कि जो दिस इज द केस ऑफ द फॉर्म ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द गैस इन द व्हेन, कह रहा है कि ये तब होता है, ये कंडीशन और ये कंडीशन सब सिमिलर तब होते हैं जब हमारा गैस एग्जिस्ट करता है, नॉर्मल गैस एग्जिस्ट करता है, बहुत लो टेम्परेचर पर भी नहीं और बहुत हाई प्रेशर पर भी नहीं। और कह रहा है कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स अगर कैपेबल है डिस्क्राइब करने के लिए गैस के हर एक बिहेवियर को, और काफ़ी ये कैपेबल है, और अगर ये फेल है तो केवल उसी अंडर सर्टेन कंडीशन में फेल है जहाँ पर कुछ स्पेशल काइंड ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन लगते हैं, जैसा कि रेडिएशन एक्सप्लेन करना हो, लिक्विड हीलियम एक्सप्लेन करना हो, इलेक्ट्रॉन गैस इनसाइड मेटल एक्सप्लेन करना हो, केवल वहीं फेल होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक, बाकी हर जगह लगता है। और फेल क्यों होता है, क्योंकि ऐसी कंडीशंस के लिए कुछ इसेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाना होता है, इसीलिए ऐसी जगहों पर फेल होता है, अदरवाइज़ हर जगह पर ये सही है। तो इस लेक्चर में बस यहीं तक। हम लोग कुछ एग्जाम्पल अब देखेंगे फर्मी डिराक और बोस आइंस्टाइन और मैक्सवेल स्टैटिस्टिक्स से, और फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे बेटा।